नमस्ते, जय हिंद। सबसे पहले यहाँ पे सम्मानित सभी अन्नदाताओं को आप लोगों का हार्दिक स्वागत और आभार कि आप लोग इस आज के दौर में जहाँ पे समय की कमी है हम लोगों को सुनने के लिए आए। उसके लिए आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी और धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि एक फ़ौजी होने के साथ साथ एक किसानी करने के बाद अपने अनुभवों को पूरे देश में बांटने का मौका मिल रहा है और गुजरात की पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिला। उसके लिए राजू भाई का, नाना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मैं आज माने सर से मिला, जिनको मैं खुद इनकी वीडियो देखता हूँ और हमेशा ये था कि कभी एक मौका मिलेगा तो कुछ आमने सामने से एक होता है मिलने का जज्बा। तो वो राजू भाई ने, और आप लोगों के सौभाग्य से, आप लोग नहीं होते तो राजू भाई नहीं कहते और हम लोग यहाँ नहीं आते, तो उसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद। और माने सर जितने सरल और एक आसान व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, किसान हैं, इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी वो इतनी सरलता से बात करते हैं, तो उनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप लोग यहाँ आए। कुलकर्णी जी हैं, वाइस चेयरमैन है कंपनी के, और साथ में अपने एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी यहाँ पे हैं। मैं आपका बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद हम दो चार चीज़ें बांटेंगे जो हमने अपने खेतों में की। मोटी मोटी बात यह है कि एक फ़ौजी यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मैं 2002 में भर्ती हुआ था, 2020 में रिटायर हुआ हूँ भारतीय सेना से। 18 साल मैंने पूरी सेवाएं दी हैं। 2012 में मुझे लगा कि किसानों के लिए काम करने वाला कोई उस स्तर पे पता नहीं काम नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगा किसानों को जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। मैं गाड़ी खरीदता हूँ तो उसके बारे में बहुत जागरूकता करता हूँ, कितना एवरेज देती है, कितना इंजन है, क्या क्या है, टायर कैसे हैं, किस कंपनी के हैं, कितना स्पीड भाग सकती है। कोई भी काम में हम बहुत ज़्यादा छानबीन करते हैं। मैंने देखा कि खेती में नहीं करते हैं। खेती में एक दूसरे से सुना और थोड़ा सा ज़्यादा पैसे की तो आजकल किसी पे कमी है नहीं, तो आपने 2 बोरी डाला, मैंने 4 बोरी डाला वाला सिस्टम। तो 2012 में ऐसा लगा कि किसानों को जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। उस समय में बहुत आत्महत्या कर रहे थे लोग। फिर हम लोगों ने स्थापना की, आपस में मिले कुछ ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशन के लोग, जैसे आज हम सब लोग बैठे हैं तो हम एक ही विचारधारा के लोग हैं। हम लोगों ने फिर प्रण लिया कि हम गाँव-गाँव जा करके अपने खेतों में जो प्रैक्टिकल करेंगे, इसमें साइंस बीच में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड से 12वीं पास हूँ और लाइफ टाइम मैंने हथियार साफ किए हैं अपने, बाकी कुछ नहीं किया, या डंडा साफ किया लोगों पे जितना मुझे सरकार ने आदेश दिया। खेती हमने उतना ही किया कि छुट्टी गए और खेती की। लेकिन 2012 के बाद खेती सीखने का शौक़ लगा और बहुत लोगों के चरण पकड़ के खेती सीखी। हज़ारों लोगों के पास गए, आप जैसे किसानों के पास गए, माने सर जैसे लोगों के पास गए, इन जैसे भैया जो डॉक्टर साहब हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इनके पास गए। सब कुछ सीखा और सीखने के बाद एक रास्ता निकाला कि एक ऐसा रास्ता होना चाहिए जिसमें मेरे को 3 चीज़ मिलना चाहिए। मेरा उत्पादन ना गिरे, मेरा खर्चा कम हो जाए और मेरी ज़मीन सुधरनी चाहिए। भाई ये 3 चीज़ मेरे को दे दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अगर ये चीज़ नहीं आती है तो तुम्हारे कहने से जो मैंने किया, मेरे को जो लॉस हुआ वो 3% ब्याज के साथ मेरा पैसा वापस, नहीं तो इधर आने का नहीं दोबारा। एक बार आ गए, थैंक यू सो मच, खाना खाया, पापड़ा ढोकला खाया, दोबारा आना नहीं। तो ये अपन ने किया साहब जाके, और बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, नुकसान बहुत खाए। कोई जब आप कोई अनुभव करते हैं तो उसमें असफलताएं ज़्यादा मिलती हैं। दरअसल वो असफलताएं नहीं होती हैं, सफलता पाने की एक फ़ीस होती है वहाँ तक जाने की। तो हम लोगों ने गांव-गांव जाके लोगों को सिखाना शुरू किया। आज हमारे साथ लगभग, आप लोगों को एक पीले रंग की पर्ची अभी मिली होगी, उस पर किसान कार्यशाला लिखा है। वो हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से हम पूरे देश में जा करके जो सीखते हैं, जैसा सीखते हैं वैसे प्रैक्टिकल करते हैं। रिजल्ट आता है तो उसको और 150 लोगों में मिल के करते हैं और फिर उसको पूरे भारत को बताते हैं। इनमें कुछ किसान ऐसे भी हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, कई साल से करते हैं, वो लोग मिलने भी आए। ये मेरा एक छोटा सा परिचय था। और मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर, हरिद्वार से लगा हुआ है 60-70 किलोमीटर, उस ज़िले का मैं रहने वाला हूँ। एक सामान्य किसान के घर में पैदा हुआ। सामान्य आदमी ही सामान्य आदमी का दर्द समझ सकता है। अभी हम बात करेंगे 2-3 बिंदुओं पे। जैसे माने साहब ने तो सारी चीज़ें बताई दी, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं ही बोल रहा हूँ,
मैं वही सारी चीजें बोलता हूँ जो जिस पे माने सर जोर दे रहे हैं। जमीन, हम जब पैदा होते हैं तो हमारी नाल काट दी जाती है, तो हम माँ से अलग हो जाते हैं। अगर नाल ना काटे तो, आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो उसको, अगर माँ को जुकाम है तो छोटे बच्चों को भी जुकाम होगा, माँ को टॉयलेट आ रही है तो छोटे बच्चों को भी आएंगी। आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि जमीन के अंदर जो पौधा खड़ा है उसकी नाल नहीं काटी गई है, वो अपनी माँ के साथ ही है। जैसा माँ व्यवहार महसूस करेगी वैसा ही बच्चा करेगा। हमारा ध्यान केवल बच्चे पे होता है, माँ की तरफ ध्यान ही नहीं है। हम बच्चे की डिमांड पूरी करते हैं, माँ की नहीं। हम गन्ने की डिमांड पूरी कर रहे हैं, ज़मीन की नहीं। हम चीकू लगा दिया तो चीकू की डिमांड पूरी कर रहे हैं कि चीकू को क्या चाहिए। आप गूगल करते होंगे गन्ने को लंबा चौड़ा कैसे करूं, कभी नहीं पूछा कि मिट्टी को मजबूत कैसे करूं। कहीं भी जाओ भारत में एक ही, भैया वो सोयाबीन का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, लहसुन को मोटा कैसे करूं, केले की लंबाई कैसे बढ़ाऊं, गन्ने का उत्पादन 1000 टन कैसे करूं। पूछना ये चाहिए आज के दौर में कि मिट्टी को मजबूत कैसे करूं, कार्बन को 2% कैसे लेके आऊं। जिस दिन कार्बन 2% हो गया उस दिन गन्ना ऑटोमेटिक 2000 कुंटल पहुंच जाएगा, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहां तक आना कैसे है, बाकी चीजें तो माने सर ने सब बता दी। अगर आप अपनी जमीन में, मैं छोटी छोटी 2-4 चीजें माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर बताऊंगा जो मैंने सीखा है। पूरे धक्के खाने के बाद मैं लगभग 2 से 2.5 बोरी केमिकल की शीशियां बेचता था साल में, और वो लेके जाता नहीं था प्लास्टिक वाला, बोलता था इनमें जहर है, फूंक दो इनको इधर। हमारे पास में नहर है, बोलता नहर में डाल के माचिस के तीले लगा दो, ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो जब कोई भी पौधा हमारी जमीन में जन्म लेता है, वो गेहूं का हो, गन्ने का हो, चने का हो, मटर का हो, किसी का भी हो, उस पौधे के अंदर से जो स्टोरेज जमा है जन्म देने के लिए, उस दाने के अंदर सफेद रूट यानी कि पहली जब जड़ निकलती है, उस पहली जड़ के साथ वहां पे खेल होता है। जैसे एक ऊपर की दुनिया होती है, एक नीचे की दुनिया होती है। नीचे की दुनिया का खेल शुरू होता है। ऊपर की दुनिया में क्राइम है तो नीचे की दुनिया में भी क्राइम है, पैथोजेंस हैं। ऊपर वाले ने जब जड़ को पैदा किया तो जड़ के साथ साथ नीचे ट्राइकोडर्मा भी पैदा किया। ट्राइकोडर्मा की हजारों स्पेसीज हैं, हर्जीनियम है, विरिडी है, जो हमारे मेन काम की है, जिन्हें 204 साल पहले वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया। बायोलॉजिकल को इसलिए सामने नहीं लाया जाता है क्योंकि बायोलॉजिकल पे अगर किसान आ गया तो ये एक स्थायी समाधान है। आप दुकान जाना बंद कर दोगे, अब नवसारी में जाओगे नहीं तो वो भाऊ जो खोल के बैठा है उधर तो वो ढूंढ रहा है, काका नहीं आया यार, बहुत दिन हो गए, बीमार है क्या? नहीं नहीं, काका बायोलॉजिकल चला रहे हैं। ये ढूंढ रहे भाई किसका लेके आ रहा है ये। अभी वो आपको बोलेगा अरे काका कहाँ चक्कर में पड़े हो यार, तुम लपेटे में आ जाओगे, चुपचाप लेके जाओ, कुछ नहीं होता है। मतलब हमें डराया जाता है उसकी तरफ से, इसको यूरिया के साथ नहीं मिलाना, इसको डीएपी के साथ नहीं मिलाना, इसको ये नहीं मिलाना, ये मर जाएगा, है नहीं। वो दवाई बेच बेच के वो नहीं मर रहा है तो ये माइक्रोब्स कहाँ से मरेगा। हमारे यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर इसलिए आया था कि किसानों के बच्चे एग्रीकल्चर की पढ़ाई करेंगे और हम हाईटेक फार्मिंग को, यानी कि पढ़ी लिखी खेती को और जो हम पारंपरिक खेती कर रहे हैं, दोनों के अनुभव मिला करके भारत का उत्पादन बढ़ाएं और भारत की मिट्टी को सुदृढ़ बनाएं। हम लोग कृषि प्रधान देश हैं। कृषि प्रधान का मतलब ये नहीं होता कि हम प्रधान हैं बहुत बड़े और हम बहुत अच्छी खेती करते हैं पूरी दुनिया में। हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि है। आपको यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो उसके मुख्य व्यवसाय पे चोट मारिए। आज भारत में, भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि है, कृषि पे चोट मारी जा रही है कि नहीं। जमीन का कार्बन खत्म कर दो, कार्बन मतलब गाड़ी का फ्यूल, गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। हम करेंगे क्या? अमेरिका सबको नहीं लेगा, 150 करोड़ भारतीय हैं यहाँ पे। एनआरआई 30% हो सकता है, 100% नहीं होगा कभी भी। और हो गया तो अमेरिका यहाँ आ जाएगा, इंडिया वहाँ पहुँच जाएगा। वो आपकी ज़मीन में ऑर्गेनिक उगा करके आपको ही अमेरिका बेचेगा यहाँ से। अमेरिका में दतून बिकता है, अपने बच्चों से पूछना। वो लुल्लू मॉल में हमारे केला खा रहे हैं जो यहाँ 3 रुपये किलो बिक रहा है, वहाँ 200 रुपये का 4 खा रहा है। वो सेल्फी डालता है कि लुल्लू मॉल का केला, तो तेरे ही खेत का केला है ये जो लुल्लू मॉल में बिक रहा है। तो हम लोगों को जो सिखाया गया वो ये डर सिखाया गया है कि बायोलॉजिकल पे नहीं जाना है। तो कुदरत ने जब जड़ पैदा किया तो उसके साथ में ट्राइकोडर्मा भी पैदा किया। ट्राइकोडर्मा, हर्जीनियम और विरिडी, ये 2 होते हैं, 2 भाई। एक भाई का काम है जड़ों के ऊपर बैठना और जड़ों के ऊपर बैठ करके जड़ों को प्रोटेक्ट करना।
ये आसपास में जो उपलब्ध प्रोटीन है और जड़ों के अंदर से जो शर्करा निकलता है, जो रिलीज होता है, उसको खाने के बाद ये ट्राइकोमीन नाम का एक पदार्थ रिलीज करता है, जो जड़ों के ऊपर कोटिंग करता है। जैसे माइक के ऊपर ये पेंट किया हुआ है ताकि इस पे पानी गिर के इसको नुकसान ना पहुंचाए, तो जड़ों में फंगस नहीं लगता। अच्छी फंगस उसको प्रोटेक्ट करेगी, बुरी फंगस क्या करेगी, इन्हीं जड़ों से जो ऊपर जाने वाला भोजन है, कोई भी पौधा 3 हिस्सों में भोजन बनाता है, रिजर्व करता है। एक हिस्सा वो जड़ों को देता है ग्रो करने के लिए, दूसरा हिस्सा वो स्टोर करता है अपने स्टेम में, पत्तियों में और टहनियों में, और तीसरा हिस्सा वो वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि पत्तियों और इन सब की बढ़वार के लिए ऊपर की तरफ देता है। जब फल देने का समय आता है तो उस समय में थोड़ा पत्तियों का और थोड़ा जो स्टेम में उसने स्टोरेज किया हुआ है पत्तियों में और टहनियों में, उससे जाकर के वो फल बनता है लास्ट में, उसमें उत्पादन में दिखाई देता है वो हमें। तो 3 हिस्से में से अगर हमने ये जड़ों का ध्यान नहीं दिया और बार बार फंगस लगी, तो आपका जो स्टोरेज स्टेम में होना था, तने में होना था, ऐसे समझ लो गन्ने में होना था, रिकवरी बढ़नी थी, वजन बढ़ना था, पोरी की लंबाई बढ़नी थी, वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बार बार पैथोजन यानी कि बुरी फंगस आकर के आपके जड़ से भोजन खींच रही है और ऊपर नहीं जा रहा है, गन्ने का पत्ता पीला पड़ रहा है। ये ऐसा ही है जैसे हम अपने घर को खुला छोड़ के जा रहे हैं और बार बार जाकर के मोहल्ले पड़ोस वालों को बुला के लाते हैं इकट्ठा करके कि यार मेरे घर में वो रामू काका आके बैठ गए यार, वो 2 पैक लगा के बैठे, मानता नहीं यार। 4 आदमी आए, बोले काका यार ये घर इसका है, गलती से आ गया। अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है कल चला जाऊंगा, अभी तो बच्चे खाना खा रहे हैं। उसके बाद आपने फिर आप नवसारी चले गए 8-10 दिन के लिए, फिर घर खुला छोड़ गए। अब बार बार ऐसे हो रहा है तो गांव वालों ने भी आना बंद कर दिया। अब पुलिस के पास गए, 2-4 बार पुलिस आई, बोले यार इसका तो रोज का ड्रामा है, घर खुला छोड़ के चला जाता है। मतलब आपकी ज़मीन में आपने ट्राइकोडर्मा के स्पोर बिल्कुल डोरमेंसी में ला दिए, क्योंकि आपने अंधाधुन केवल माँ पे कभी ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया बच्चे पे। और जितने भी माइक्रोब्स थे, जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, फंगस हैं, हमारी ज़मीन में बैक्टीरिया हैं, उनको हमने धीरे धीरे ना चाहते हुए हमसे 1962 से और अब तक करवा दिया गया, उनको डोरमेंसी में ला दिया गया। वो 4 फुट से नीचे चले गए या वहीं पे ऐसी इस अवस्था में हैं जहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकते। उदाहरण के तौर पे अगर यहाँ पे 4-5 आदमी ऐसे बैठे हैं जो बुजुर्ग लोग और हम सब बाकी जवान लोग हों, और हम अगर अपने उम्र के हिसाब से मजाक करने लगें और ये 4 आदमी यहाँ से जा ना पाएँ, दरवाज़ा बंद हो, तो ये चुप किसी कोने में बैठ जाएंगे बुजुर्ग लोग। मैं गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन जैसे इनको मौका मिलेगा या तो भागेंगे या फिर और बुजुर्ग आएंगे तो हमें चुप होना पड़ेगा। तो जमीन में अगर ट्राइकोडर्मा आपकी जमीन में हर्जीनियम पर्याप्त मात्रा में है, नहीं है तो आप उसको देने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये बता दूं ये ड्रामा है क्या, हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं इसका कारण क्या है। मैं जो यूपी से 1450 किलोमीटर से यहाँ आया हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो ट्राइकोडर्मा हर्जीनियम आपकी जड़ों को प्रोटेक्ट करता है दुनिया के किसी भी फसल में। इसके साथ में ट्राइकोडर्मा विरिडी आता है। विरिडी काम करता है जो जमीन के अंदर पैथोजेंस और अशुद्धियां हैं फंगस की, उनको कंट्रोल करके जमीन का शुद्धिकरण करता है। यानी कि अगर ट्राइकोडर्मा हर्जीनियम और विरिडी आपने अच्छे से अपने खेतों में दिया हुआ है और ये बढ़ता है, इसकी कॉलोनी 1 से 3, 309, 9 से 81 ऐसे बढ़ती हैं। अगर आप लगातार इसका प्रयोग करते हैं तो गारंटेड आपकी ज़मीनों में आपको रासायनिक फंगिसाइड नहीं डालना पड़ेगा। बिल्कुल मेरे साहब लिखित में ले लो इस चीज़ को, भरोसा करना पड़ेगा उस पर। नहीं तो यही बात को कि मेरे पिताजी का मैं औलाद हूँ साबित करने के लिए 3 साल लग जाते हैं DNA टेस्ट करा के। नहीं तो भरोसा करो, सारा गांव बोल रहे हैं तुम्हारे पिताजी हैं तो तुम्हारे पिताजी हैं, बात खत्म। तो हमें भरोसा करना है कि ये काम करते हैं और ये साइंटिफिक रिसर्च हैं और यही थे हमारी ज़मीनों में जो हमारी ज़मीनों को प्रोटेक्ट करते थे। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं कि साहब अगर हमारी ज़मीनें इतनी बढ़िया थी तो फिर हरित क्रांति क्यों लाई गई, अगर हमारी ज़मीन में इतना अच्छा उत्पादन था तो रासायनिक खादों का प्रयोग क्यों किया गया। इसके ऊपर भी मैं आऊँगा, अभी सारी चीज़ें क्लियर करूँगा आप लोगों की। दूसरा इसमें आता है सूडोमोनास। सूडोमोनास का काम है, सूडोमोनास और बेसिलस सेप्टिलिस, इन दोनों का काम है पत्ते के ऊपर वाली जो फंगस आती है जिसके लिए आप रासायनिक फंगिसाइडों का प्रयोग करते हैं, अगर आप इनका स्प्रे में प्रयोग करें, निश्चित रूप से मैं पिछले 8 साल से इसका प्रयोग करता हूं, मेरे को कभी भी रासायनिक फंगिसाइड नहीं लाना पड़ा, मैं लाता ही नहीं। जमीन में अगर इसको देते हैं तो ये आपके ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ रेगुलेटर, एंटीबायोटिक भी, पानी से लगने वाली बीमारियां,
और बहुत सारी ऐसी बीमारी जो फंगस को उत्पन्न करती हैं उनको ही जड़ से खत्म करते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपने अपने खेतों में चलाए, चाहे गोबर की खाद में मिला के डालो, चाहे पानी में बना के इसको मल्टीपल करके डालिए, आपकी जमीन का परमानेंट उपाय यही है। अब इससे आगे आते हैं, हमारी जड़ों में नीमाटोड होता है। ज्यादातर लोग तो अभी नीमाटोड को जानने लगे सोशल मीडिया आने के पहले तो पता ही नहीं चलता था। जड़ों के अंदर मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं और हमें यह पता नहीं चलता है कि साहब ये गांठें किस चीज की हैं। हम फंगिसाइड डालते हैं या कीटनाशक डालते हैं, है ना, और हमें लगता है कि यार ये फंगिसाइड से जाएगा, और कोई बोलता है ये कीटनाशक से जाएगा। लेकिन अगर उसकी अंग्रेजी दवाई लेना जाए तो 12,000 रुपए की बोतल आती है जो 1 ml पर लीटर डाली जाती है। नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यह साउथ गुजरात है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है उसका नाम क्या है। अपना काम किसी को आगे पीछे करना नहीं है, अपना काम सही चीज को बताना है। इसकी जगह में कुदरत ने हमें क्या दिया है, ऊपर वाले ने पैसिलोमाइसिस नाम का बैक्टीरिया, वो जमीन में था, वो आपके नीमाटोड को कंप्लीट तौर पे खत्म करता है, लेकिन हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा आगे आते हैं, हर एक बीमारी, हर जितने भी कीड़े आ रहे हैं जमीन के ऊपर, आपका टॉप बोरर लगा लो, स्टेम बोरर लगा लो, रूट बोरर लगा लो, शूट बोरर लगा लो, गन्ने की बात करते हैं तो ये रहते कहाँ हैं, आपकी जमीनों में। इनकी फेवरेबल यानी कि पसंदीदा जब इनकी कंडीशन आती है, परिस्थिति आती है, मैं तेज तो नहीं बोल रहा, आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। इनकी फेवरेबल कंडीशन जब मिलती है तो यहाँ अंडे से आमलेट बनने का काम चालू होता है। अब अंडा फूटता है, वो जर्मिनेशन होता है, प्यूपा, लार्वा, 2-3 स्टेज होती हैं, फिर ये पौधे के ऊपर हमें दिखाई देता है या तने के अंदर घुसा हुआ दिखाई देता है। तब हम जागते हैं, अरे बाप रे क्या हुआ था, अब दवाई लेके आओ। अगर हमने बिबेरिया बेसियाना, मेटारिजियम एनिसोप्ले, आपका वर्टिसिलियम लेकानी और बेसिलस सबटिल थोरेंजेसिस, ये 4 बैक्टीरिया और फंगस अपनी जमीनों में छोड़े तो ये जमीन के अंदर पहले से कॉलोनी बना के रखेंगे और उन अंडों को खा करके उनके अंदर जो प्रोटीन होगा उससे अपनी कॉलोनी बनाएंगे, यानी कि उसको खाद में तब्दील कर देंगे। जर्मिनेट ही नहीं होगा तो छेद कहाँ से करेगा ऊपर जाके। फिर भी अगर बच जाता है तो हम इन चारों का ही स्प्रे 10% से लेके 50% तक पानी में मिला के और 10,000 ppm के नीम ऑयल के साथ अगर हमने सिलिकॉन स्टिकर मिला के स्प्रे किया तो दादा आप मान के चलो कि आप बोलोगे यार अरे बाप रे ये तो केमिकल का भी बाप है, और चड्डी बनियान में स्प्रे मारो। जब हम किसी भी केमिकल का स्प्रे करते हैं तो 3 दिन तक लगभग 3 कोस तक उस केमिकल स्प्रे के मॉलिक्यूल हवा में घूमते हैं, जो बच्चे, बूढ़े, जवान, गर्भवती महिलाएं सबकी सांसों के थ्रू बॉडी के अंदर जाते हैं और कहीं ना कहीं कैंसर कारक हैं, नो डाउट, इसे कोई झुठला नहीं सकता। अगर मैं पीपीई किट लगा करके केमिकल स्प्रे करूंगा तो मैं 1 एकड़ में बेहोश होकर गिर जाऊंगा 43 डिग्री टेम्परेचर में। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, नाक को कैसे बंद कर लोगे। अब समय है जब हमने इस्तेमाल किया, जब तक हमारी जमीनों में जान थी और कार्बन था। अब हमारी जमीनों में ना जान है ना कार्बन है, अब हमारे पास समय है वापस लौटने का। अगर हम अब बायोलॉजिकल पे नहीं आए तो कभी नहीं आ पाएंगे, ये लास्ट चांस है। हम लोग तख्ती से हवाई जहाज देख, लैपटॉप तक देखने वाली पहली पीढ़ी है। पिछले 20 साल में जितना अनुभव हम लोगों ने, आप लोगों ने किया है, हमारी आने वाली पीढ़ी अगले 100 साल में भी नहीं कर पाएगी इतना बदलाव जो हमने देखा। अचानक से जबरदस्त बदलाव। हम फौज में थे तो जब मैं भर्ती हुआ 2002 में, मैं चिट्ठी लिखता था घर पे, पिताजी नमस्ते, मैं यहाँ हूँ। इतना घर से चिट्ठी आती थी, गाँव के 4-5 आदमी खत्म, 2-3 की शादी हो जाती थी। उसके बाद हमें पता चला कि टेलीफोन आने वाला है गाँव में। फिर गांव में टेलीफोन आया तो हम लोग फ़ोन करते थे। मेरा नंबर था 01342 अभी तक PNT नंबर याद है मुझे। वो जमाने में मेरी सैलरी के बराबर पैसा लगा था टेलीफोन लगवाने में, 1 महीने की सैलरी स्वाहा। उसमें पहले फ़ोन लगाओ तो कुड़ की आवाज़ आती थी, तो पता चलता था पिचादी से बात हुआ, अरे बाप रे, मतलब घर डायरेक्ट बात हो गई। पहले ग्राम प्रधान के यहाँ लगता था, वहाँ बुलाना पड़ता था, वो इनकमिंग के भी पैसे लेता था कि भैया वो पैसे लगेंगे सुनने के। ऐसा बदलाव आया अगले 5 साल के अंदर। हमें किसी ने कहा कि अब एक ऐसा डिब्बा आने वाला है फ़ोन, उसमें मम्मी घर क्या कर रही है वो दिखेगा। अरे यार ये तो महाभारत में संजय को विद्या प्राप्त थी, ऐसा नहीं हो सकता है, बकवास ऐड, फालतू की बात मत कर। नहीं आ रहा है यार। फिर अचानक से चाइनीज फ़ोन ने एंट्री मारी
और मुन्नी बदनाम हुई के गाने उधर से बजते थे, इधर सुनाई देते थे, उसमें इतना तेज था वो स्पीकर। कैमरा भी उसमें फिर आना शुरू हुआ, फटाफटा फोटो आता था। अभी आप और मैं इस समय बेटे से चाहो तो आप जर्मनी में बात कर सकते हो, क्या कर रहा है वो, जो कर रहा है वही दिख रहा है। मतलब ये महाभारत में संजय को प्राप्त, आज हमें भी प्राप्त है विद्या। तो इतना जबरदस्त बदलाव हमने देखा। 2002 में कार नहीं होती थी गांव में, अभी हर घर में 3 कार हैं। एसी सुना ही नहीं था कभी जिंदगी में, ठंडी हवा फेंकने वाली मशीन होती है। फौज में गए तो 2008 में जाकर पता चला ऐसी मशीन भी है, नहीं तो सियाचिन में हमने तो ठंडी हवाएं देखी थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमने समय के अनुसार बदलाव किया, लेकिन हमने तरक्की भी की, मगर हमने खेती में तरक्की नहीं की। हम खेती में पीछे गए, जो हमारी मुख्य विचारधारा है, जो हमारी जान है, जिसकी वजह से हमारी पहचान है। आज आप बाहर जाते हो, अमेरिका में जाके कहते हो आई एम फ्रॉम इंडिया, अरे यार आपका मुख्य व्यवसाय क्या है आपकी कंट्री का? आप कहोगे एग्रीकल्चर, क्या कहोगे बिजनेस, मैं पीतल के बर्तन बेचता हूँ। कितने लोग पीतल के बर्तन बेच सकते हैं? खेती मुख्य व्यवसाय है। हम सब की जड़ खेती है, और खेती को हमने चाहे जानबूझ करके चाहे अनजाने में, लेकिन खराब तो किया है। खराब नहीं किया होता तो हम इस समय दोपहर में यहाँ नहीं बैठे होते। आज हमारे ही बच्चों ने हमें प्रेरित किया जमीन को खराब करने के लिए। अज्ञानता बस अंधाधुन फर्टिलाइजर डाले गए रासायनिक, ये भूल गए कि मिट्टी की जान बायोमास में बसती है, माइक्रोब्स बायोमास में रहता है। हरी खाद, गोबर की खाद, सरसों की खाद, गुड़, छाछ सब भूल गए। अगर आप जमीन में एसिटोबैक्टर, राइजोबियम और एजोस्पिरिलम, ये नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया छोड़ते हैं, जो अब इस समय पे नहीं हैं, या बहुत कम मात्रा में है, या डोरमेंसी में है, तो वापस से आपको 4 बोरी यूरिया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा मानना है। 50% में काम हो जाएगा पहले साल। ऐसे ही पीएसबी, केएसबी, जेडएसबी साहब ने बताया जैसा, या तो बना लो, इसके कई तरीके बनाने के हैं, नहीं तो आजकल बने बनाए भी मिल रहे हैं, आप केवल मल्टीपल करके डालो। जिस किसान ने आज 2025 में बायोलॉजिकल कंट्रोल करना सीख लिया, मेरी बात याद रखना, वही राजा होगा आने वाले टाइम में, जिसके पास जहर मुक्त खेती और जहर मुक्त अनाज होगा। मेरे यहाँ पे, अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ, अभी कुछ किसान आए थे माने साहब, तो गन्ना उन्होंने मेरा तोला। मैं 2 एकड़ में 25 किलो यूरिया और 25 किलो डीएपी डाला हूँ टोटल। 1 कुंटल सरसों की खल, 10 किलो जिंक, 10 किलो फेरस सल्फेट, 1 किलो ह्यूमिक और आधा किलो फुलविक, 25 किलो चूना गोबर की खाद में रख के 15 दिन सड़ा दिया मैंने, उसको फेंक करके गन्ना बो दिया, और 25 किलो डीएपी दे दिया और 25 किलो यूरिया। उसके अलावा मैंने वो अपने ये जो बैक्टीरिया बताएं आपको, ये ड्रमों में घोल घोल के दे दनादन, कच्चा गोबर सरसों की खल, कच्चा गोबर सरसों की खल। तो गन्ने को जो तोला, 10 मार्च को गन्ना लगा था। एक और चीज मैंने की इस बार, कृषि पंचांग देख के मैंने खेत बोया, एक ही खेत में 1 एकड़ में 10 मार्च को बोया, क्योंकि गन्ने की बुवाई 10 मार्च को दिखा रहा था शुभ। और एक गलती क्या, वो लेबर किसी की सुनती तो है नहीं, बोले भैया हम तो 1 ही एकड़ बो पाएंगे आज। 11 तारीख को बोया। आप जब मेरे खेत में जाएंगे तो मैं ठीक आपको दिखा सकता हूं, आप खुद बता देंगे 10 को कौन सा बोया था, 11 को कौन सा बोया था। केवल 24 घंटे का फर्क है। एक गन्ना पीला है हल्का, एक गन्ना ब्लैक कलर का खड़ा है। इतना बड़ा, हमारे पुराने बुजुर्ग इतने जबरदस्त थे कि वो ये बता सकते थे कि कौन सी तारीख को क्या बोना है। एक दिन का इतना फर्क पड़ा कृषि पंचांग में। तो ये जो गन्ना उन्होंने तोड़ा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सितंबर लास्ट की बात मैं कर रहा हूँ, अब से 8-10 दिन पहले की, वो गन्ना लगभग 2.5 से 3 किलो का था। हरियाणा 19 एक जूस की वैरायटी है, वो वैरायटी का वो गन्ना किसान ले आया। बोले भैया हमारे यहाँ जूस की वैरायटी नहीं है, मैं बोलूँगा। आए थे वो खेत देखने, लेकिन उन्होंने सोचा 2 गन्ने भी ले चलो साथ में गुरु जी से गिफ्ट में। अब आप सोचिए, अगर वो 18 महीने रोकूँ तो गन्ना कहाँ जाएगा। वो जितनी बात बता रहे थे मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब बोलूँगा क्या। सब कुछ तो माने सर ने वही बोल दिया जो मैं बोलता हूँ, वही सीखा मैंने, और सब इनसे ही सीखा है, आप लोगों से सीखा है। तो हमारा ध्यान ज़मीन पे जाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस बात को हल्के में मत लेना कि यहाँ से मीटिंग खत्म हो गई, नमस्ते हुई और आप लोग चले गए। आने वाले 5 साल आपके पास है। जिसने बायोलॉजिकल पकड़ लिया वो राजा है। अब बात आते हैं मुख्य मुद्दे पे कि भाई हम अपने खेत में
रासायनिक खाद की खपत को कम कैसे करें बिना कोई प्रोडक्ट यूज किए। आज आप जो भी रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं, आपने अपने लिए तो पका के खाना खाते हैं, लेकिन आप खेत को कच्चा ही खाना देते हैं। ये जितने भी रासायनिक खाद आते हैं ये खेत में डायरेक्ट देने के लिए बने ही नहीं, ये सब डाइल्यूटेड मिनरल्स और एसिड से मिलाकर के बनाए जाते हैं और केमिकल बॉन्डिंग इनकी की जाती है ताकि आपके खेत तक जाने तक ये स्टोर में सुरक्षित रहें 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 6 महीना। जब ये नमी से या बायोमास के संपर्क में आते हैं तो इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और इनके अंदर से एसिड्स रिलीज होता है और गैसें रिलीज होती हैं जो आपकी जमीन और माइक्रोब्स को नुकसान पहुंचाती हैं, कंटामिनेशन करती हैं, उनका डोरमेंसी में उनको लेके जाती हैं। अगर आप ये खाना बाहर पका के दो तो, मतलब मैं आपके घर गया और मैं बाहर आपके साथ चेयर पर बैठा हूँ और मेरी चेयर के नीचे ही वो आपने मक्का भूट रहे मेरे लिए धुएं में, मेरे को कैसा लगेगा? मक्के का भुट्टा खाने में मजा नहीं आएगा। ऐसे ही अगर हमने इसको किसी भी रासायनिक खाद को पहले साल, जैसे अभी आप 4 बोरी डालते हैं डीएपी, अब 2 बोरी डीएपी को 6 बोरी गोबर की खाद में, 3 गुना गोबर की खाद में, अगर वॉल्यूम में ले रहे हैं, वजन में, तो 3 गुना, अगर क्वांटिटी में ले रहे हैं तो 6 गुना। जैसे 1 तसला लिया, तसला समझते हैं आप लोग, तसला जो सर पे रख के गोबर डालने जाते हैं, 1 तसला लिया तो 6 तसले गोबर की खाद, 1 तसला डीएपी 6 तसला गोबर की खाद, डीएपी पोटास। केवल इसमें जिंक और कैल्शियम नहीं मिलाना, बाकी सारे जितना भी आपके पास है उसको एक साथ खिचड़ी बना सकते हो आप। मैं तो डाल रहा हूं, उसको मिला लिया आपने, 3 गुना गोबर की खाद में मिला दिया बहुत अच्छे से, उसके ऊपर से आपने मॉइस्चर दे दिया। अगर आपने नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास वाले कंसोर्टिया के बैक्टीरिया आपके पास हैं तो वो इसके ऊपर छिड़क दो थोड़े बहुत। नॉर्मल पानी या गुड़ का पानी या दही का पानी या छाछ का पानी इतना छिड़कना है कि ये थोड़ा सा वो बन जाए मिट्टी। आज मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं इस खाद का। कौन सा गांव है वो? पीपल गांव, पीपलदरा गांव में भी जाने वाले हैं हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल देखने के लिए। वहाँ एक बहन जी हैं, वो खेती करती, 1973 में माइक्रोबायोलॉजी किया उन्होंने, मेरे जन्म से 15 साल पहले, और मुझे फॉलो करके चलती हैं। तो ये जब खाद आपने मिलाया, मिलाने के बाद इसको आपने बोरी से, कट्टे से, पॉलीथीन से ढक के 10 दिन के लिए बंद कर दिया। इसको उबाड़ के देखना नहीं, छू छू के। और किसान की आदत होती है, देखता हूँ क्या हो रहा है अंदर, हाथ डाल के, कुछ नहीं करना है। 10 दिन के बाद अगर आपका गोबर की खाद कंप्लीटली डिकम्पोज है तो डीएपी का दाना ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको उसके अंदर। अब आप इस खाद को लेकर के किसी भी लैब के पास जाइए, ऐसे भैया के पास, पढ़े लिखे भैया के पास, और उनसे कहिए कि इसके अंदर क्या है, तो उसकी टेस्ट रिपोर्ट में आएगा देयर इज नो हार्मफुल केमिकल फॉर ह्यूमंस और आपके इन्वायरमेंट, किसी भी चीज़ के लिए इसके अंदर कोई भी ऐसा नुकसानदायक अब रसायन नहीं बचा। ये अवशेष मुक्त खाद, रेजिड्यू फ्री, इसको फिर वही आप भाषा बोलोगे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते, रेजिड्यू फ्री, जहर मुक्त खाद हो गई है। दूसरी मजे की बात यह है कि एक आदमी 2 बोरी डालो, एक आदमी ये आधा 1 बोरी डाले, रिजल्ट दोनों इससे वाले से बढ़िया इसका आएगा। तो पहले साल आपका खाद बचा, धीरे धीरे आपका गोबर का खाद पूरे साल खेत में जा रहा है, माइक्रोब्स बढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं भट्टी खाद। हम लोग इसको पिछले 5 साल से करा रहे हैं, लाखों किसान पूरे भारत में इसको कर रहा है। और एक भैया यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं जिन्होंने इसको डाल करके 1000 कुंटल गन्ना भी निकाला है आपके बीच में। वो ये भैया राजू भाई ने इनको बताया कि भट्टी खाद का यूज करो यार, हमने सुना है इसके बारे में, देखते हैं कैसा दिया जाता है। तो आप लोग कोई भी खाद डालें, कोई भी खाद, केवल यूरिया को आपने मिट्टी में मिला के रखना है या फिर सूखी गोबर की खाद में, केवल 24 घंटे के लिए, नहीं तो इसका बम फूट जाता है 48 घंटे में। 24 से 36 घंटे रखिए, उसके बाद खेत में फेंकिए, ये भी रिजल्ट आपको डबल देगा। तो किसी भी खाद को 3 गुना करने का सिंपल सा तरीका ये। और हर फसल पे हर बार आप सेंद्रीय खाद, मतलब गोबर की खाद, हरी खाद, बैक्टीरिया, जीवाणु, इनको बढ़ाइए और धीरे धीरे हल्की मात्रा में रासायनिक खाद को कम करते जाइए। 3 साल में मैं गारंटी देता हूँ आप 15 से 20% पे आ जाएंगे। बाद में पूछेंगे माने साहब डालूं या ना, साहब बोलेंगे मर्जी है तो डाल, नहीं तो उत्पादन तो तेरा आ ही रहा है। एकदम से किसी चीज़ को कम नहीं करना है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा, आप लोगों ने नाम सुना होगा कभी माइकोराइजा। कितने लोगों ने माइकोराइजा का नाम सुना है? 1 2 3 4 5, बस। माइकोराइजा ऐसा इतना ही जरूरी है जैसे हमारे लिए हमारी बीवी बच्चे। रंडवा आदमी किसी काम का नहीं, इसी तरीके से बिना माइकोराइजा के जड़ किसी काम की नहीं।
और माइकोराइजा कुदरत देती है पौधे के साथ। जैसे ही आपकी जड़ निकलेगी माइकोराइजा भी जन्म लेता है। लेकिन हमारे अत्यधिक रासायनिक खाद जो हमने डाले, इनका 80% तक जमीन में फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन होने से टॉक्सिसिटी बढ़ती है। जैसे आप समोसे कचौड़ी खा रहे हैं और उसका अवशेष आपकी बॉडी में जमा है, आपके पेट में कब्ज हो गया, आप ग्लूटोन जम चुका है बॉडी के अंदर, पेट के अंदर आके के वो साफ ही नहीं हो रहा है, एसिडिटी बन रही है। ऐसे जमीन में भी टॉक्सिसिटी बढ़ती है, पीएच बढ़ता है, जमीन हार्ड होती है। आप 3 फीट का ट्रैक्टर लेके आते हैं, वो खोदने वाला। इस हिसाब से तो मैं सोच रहा था जैसे आविष्कार हुआ है 15-20 फीट वाला भी आ जाएगा 8-10 साल में। तो ट्रैक्टर भी इतना बड़ा आएगा कि 4 सीढ़ी लगा के उस तक जाना पड़ेगा। लेकिन कब तक करोगे, कब तक तोड़ फोड़ करोगे प्रकृति के साथ? तो हम लोगों ने अगर अपनी ज़मीन पे ध्यान दिया और माइक्रोब्स पे ध्यान दिया तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो माइकोराइजा भी जड़ उसके साथ जन्म लेता है। लेकिन माइकोराइजा को हम लोगों ने कभी देना हमें बताया भी गया है, तो कभी कोई सही सा अच्छी क्वालिटी का देता नहीं है और हम करते नहीं। अब घर पे बनाओ, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, हमारे ग्रंथों में भी है। एक राजेश कपूर जी हैं, वैद्य जी सोलन के, वो भी बताते हैं। अब 2 किलो, अब यहाँ दोनों तरीके से बताऊंगा, पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ बना पाएंगे कुछ नहीं बना पाएंगे। 2 किलो चावल ले लो, 250 ग्राम या आधा किलो गुड़ डाल के उसको उबाल दो, भात बना लो, उसको वापस से घड़े में डालो और मीठे पेड़ के नीचे दाब दो। मीठे पेड़ मतलब फल लटकते हुए होने आवश्यक नहीं है, आता हो उसके ऊपर मीठा फल। जमीन में गाड़ दो, मुंह बाहर निकाल दो, मुंह के ऊपर कपड़ा पहले से ही बांध दो, जैसे वो पोटली के ऊपर बांधते हैं। इसके ऊपर से मिट्टी ढक दो या कुछ भी ऐसा लगा दो जिससे मुंह बंद हो जाए। 8 दिन के बाद इसको निकालो, इसको वापस से 200 लीटर पानी में डालो, 2 किलो गुड़ डाल दो, वापस से 15 से 20 दिन के लिए, 21 दिन के लिए छोड़ दो आप इसको। ये 10 एकड़ का माइकोराइजा तैयार हो गया। 20 लीटर पर एकड़ पानी के साथ छोड़ दो। व्हाइट रूट देखना आप इसको चलाने के बाद 6 दिन के अंदर अंदर ऐसा व्हाइट रूट आएगा, आप बोलोगे बाप रे साला ये क्या है, ऐसा भी जड़ निकलता है क्या? मतलब सफेद व्हाइट कलर के चादर से बिछ जाएगी जड़ों की, और जितना पौधा भोजन खाएगा उतना मजबूत बनेगा। अब इसके फायदे क्या हैं? ये अपने अंदर फास्फोरस को ऑब्जर्व करने की ताकत बहुत रखता है। ये है क्या? माइकोराइजा एक प्रकार की फंगस है जो पौधे की जड़ों के ऊपर बैठती है और वहां पे बेल्डिंग करती है अपनी, मतलब इंजेक्ट करती है खुद को। पौधे से बचा हुआ भोजन लेती है जो पौधा वेस्टेज करता है, जमीन में छोड़ता है, और साथ में ये पौधे को बदले में अपनी लंबी लंबी जड़ें प्रदान करता है। पौधे की जड़ अगर 6 इंच जा रही है तो माइकोराइजा 1.5 फीट तक जा सकता है, इतना जाल है इसका। और ये दूर दूर से ला करके फास्फोरस पौधे को उपलब्ध कराता है, माइक्रोन्यूट्रेंट उपलब्ध कराता है जो जमीन में बहुत नीचे तक चले गए, 4-4, 5-5 फीट तक से जाकर के पानी खींच के लाके पौधे की जड़ों में थैलियां बनाता है, जो इमरजेंसी आने पे पौधे को देता है। अधिक पानी होने की स्थिति में, जल भराव होने की स्थिति में, अधिक बारिश होने की स्थिति में पानी को रिलीज करता है। अब कितने सारे काम करता है माइकोराइजा का हमें पता ही नहीं है। माइकोराइजा आप जहां से भी खरीदें 3000 IP का खरीदना है, उससे नीचे का नहीं लेना है। अब आप उसको खेत में डालिए 1 एकड़ में, बहुत शानदार आपको परिणाम उसके मिलते हैं। माइकोराइजा आप गन्ने की बुवाई पे पहले ड्रिंचिंग में दे सकते हैं या फिर गोबर की खाद में मिलाकर डाल सकते हैं। तो भट्टे का समझ में आया, माइकोराइजा समझ में आया। इन 2 चीज़ों को लेके कोई सवाल, फिर मैं आगे बढ़ूं? हो गया। अब अपनी ज़मीन को मजबूत करने का मन है मेरा कि यार मुझे ज़मीन मजबूत करनी है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है एकदम से माइक्रोब्स में कैसे बढ़ाऊं। तो आपने अगर पानी के साथ चला सकते हैं तो 200 लीटर पानी लेना है, 20 से 30 किलो कच्चा ताज़ा गोबर। ताजे गोबर से दीमक तब आती है जब आप इसको इकट्ठा मुट्ठी भर के कहीं डालते हैं। अगर पानी में घोल के डालते हैं तो ये उल्टा होता है, फिर इसका ये न्यूट्रिशन में तब्दील हो जाता है और नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत है। हजारों करोड़ इसके अंदर माइक्रोब्स हैं जो ज़मीन के अंदर जाते हैं। इसके अंदर आपने 1 किलो दही मिला देना है और 2 किलो मिला देना है गुड़। इसको फर्मेंट होने देना है एक तरीके से जीवामृत टाइप 5 से 7 दिन, या ताज़ा भी मिला करके छोड़ सकते हैं महीने में 1 बार। इसी के ठीक उल्टा 1 महीने में 1 बार 3 किलो गुड़ और 3 किलो दही, दही नहीं है तो 10 लीटर छाछ मिला करके 7 दिन तक मिला के रख दीजिए, 5 से 7 दिन। 5वें दिन इसके अंदर सरसों की खली 10 kg और तिल की खली अगर मिल जाए तो क्या कहने, फिर आपको कैल्शियम की जरूरत नहीं है खेत में। नहीं मिलता है तो मूंगफली का खली,
किसी का भी खली मिले। हाँ देखो, बंदूक चलाने के लिए तो मुझे चाहिए। अब आप बोले बंदूक नहीं मिलती, तो ये प्रधानमंत्री का काम है कि बंदूक ला के देगा भैया? मैं तो भर्ती हो गया बंदूक चलाने के लिए। आपको डंडे से लड़ाई लड़ो, मैं नहीं लड़ सकता भाई। हाँ, बंदूक में छोटा मोटा चल सकता है कि 47 नहीं तो इंसास दे दो, तो तुमको डंडे से लड़ाई लड़ो यार। डंडे से लड़ने के लिए तो भर्ती नहीं हुआ मैं। तो सरसों की खली मिलती है। आप लोग राजस्थान के नज़दीक हैं, एक ट्रक मंगवा लीजिए, ट्रेन भर के मंगवा लीजिए, वहाँ से इतना मिलता है। 10 किलो सरसों की खली। सरसों की खली की टेस्ट रिपोर्ट जब मैंने पढ़ी, इस दुनिया में करंज की खली के बाद, करंज तो मिलता ही नहीं तो उसका जिक्र ही करना बेकार है, सरसों की खली से ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दुनिया की किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट में नहीं है। अगर 10 किलो सरसों की खली आपने महीने में एक बार पानी के साथ गुड़ में मिला के, ये जो मिश्रण मैंने बताया 3 किलो गुड़, ये मेरा किया हुआ है, हवाबाजी नहीं है। ये वीडियो इस चैनल पे आएगा जो आपको परिचित है। इस चैनल पे 2000 से ज़्यादा वीडियो पड़ा हुआ है, और इसमें बहुत सारे किसान हैं जो अभी सुन रहे हैं मेरे को, लेकिन ये करते हैं। 3 किलो दही, 3 किलो गुड़ और इसके अंदर 10 किलो खली मिला के 8-10 दिन छोड़ दो, उसके बाद डंडे से चला के खेत में जाने दो। अगर ऐसे नहीं फेंक सकते, तो ज़्यादा लंबी खेती है भैया की तरह, 50 एकड़ 60 एकड़ है, तो आप इसको गोबर की सूखी खाद के ऊपर डालिए, फावड़े से मिलाइए, मजदूर को बोलिए बेटा खेत में फेंक, पीछे से पानी छोड़। इतना तो कर सकते हैं। या खेत की जुताई पे आप इसको डालिए। 1 कुंटल तक सरसों की खली आप ले करके और उसको गोबर की खाद में 15 दिन 10 दिन फर्मेंट कीजिए, डालिए खेत में, आप देखिए कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा आपको। एक स्प्रे आता है मिट्टी का स्प्रे। 2004 में अमेरिका का राष्ट्रपति आकर के इस किसान को सम्मानित करके चला गया, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि आज तक भी मिट्टी के स्प्रे के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। वो गरीब आदमी का कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं होता है। रेड्डी साहब हैं हैदराबाद के, CVR रेड्डी जी, उन्होंने अपने हिसाब से प्रैक्टिकल किए मिट्टी के स्प्रे, हम लोगों ने अपने हिसाब से किए। हमारे और आपके यहाँ पे क्या है कि 5 फीट का गहरा गड्ढा खोद लीजिए एक बार, 1 टाइम लाइफ में। इस गड्ढे की दीवारों की मिट्टी ऊपर से नीचे तक छिलनी है, 10 से 15 किलो बाल्टी के अंदर डाल दो, उसके ड्रम के आधा किलो गुड़ डाल दो, आधा से 1 किलो, 100-200 ग्राम हल्दी ऑप्शनल है तो डाल दो, बहुत अच्छा काम करेगी। अब इसको भूल जाओ 48 घंटे, वापस से खेत में जाओ, डंडे से चलाओ, 15 मिनट बैठने दो, डबल ट्रिपल कपड़े से कपड़ छान करके, बार बार चलाना नहीं है, चल गया बस। इस क्ले वाले पानी को, 150 लीटर पानी को स्प्रे करो। आप स्प्रे करने के बाद मुझे वापस से फ़ोन गारंटेड करेंगे कि राहुल भाई ये जादू था, पत्ती मोटी लंबी, थ्रिप्स गायब, फंगस गायब, कीड़ा गायब, इल्ली खत्म। कितने रुपए लगे? आपकी मिट्टी आपको करनी है। एक दूध का स्प्रे का मैंने इनोवेशन किया, ये हुआ था मेरे से 2014 में। हमारी गाय का पेट खराब था, तो पिताजी ने दूध लिया, हींग लिया, गुड़ लिया। अब मेरी खोपड़ी बहुत चलती है, मैं आदमी से पौधे को जोड़ के देखता हूँ। अभी वो गाय ठीक हो सकती है, तो मुझे लगा खेत भी ठीक हो सकता है। उसमें से मैं 1 लीटर बचा लिया। पिताजी ने बोला उसको पिला दे, मैं बोला वो पिला दूंगा, मैं पिलाया नहीं उसको। वो टंकी में डाला और मैं गेहूं पे स्प्रे किया, अद्भुत रिजल्ट था इसका। फिर मेरे को क्वांटिटी सेट करने में बहुत टाइम लग गया कि 200 लीटर में क्या क्वांटिटी होगा। तो क्वांटिटी ये बना कि 5 लीटर ताज़ा दूध, ताज़ा मतलब अभी निकाला वाला नहीं, उबला हुआ नहीं होना चाहिए, 5 लीटर कच्चा दूध, 200 लीटर पानी, किसी भी फसल के लिए इस दुनिया की, गन्ना, गेहूं, धान, चना, मटर, आलू, गोभी, बैंगन, मिर्ची, कोई भी हो, 5 किलो दूध, 200 लीटर पानी, 200 ग्राम हल्दी, 40 ग्राम हींग खाने वाला, और अगर मिल जाए तो 250 ग्राम से आधा किलो ग्लूकोज। अगर फसल 20 दिन से छोटी है तो 250 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोन डी जो हम गर्मी में खाते हैं, और थोड़ी बड़ी है तो फिर आधा किलो। ग्लूकोज महंगा लगता है तो आधा किलो गुड़ को पानी में उबालने का 20 मिनट चाय की तरह। अगर फसल बड़ी है तो 1 किलो गुड़, गर्मी में आधा किलो, ठंडी में 1 किलो। क्लियर है? और हींग, गुनगुने पानी लेना है, गर्म पानी उसमें लेना, चम्मच से घोलना है, इसमें डाल देने का। स्टिकर जरूर मिलाना 10 से 15 ml। इसको अच्छे से मिलाओ, हैंड टू हैंड इसको छान के स्प्रे करो, हैंड टू हैंड रिजल्ट पाओ। भागे भागे आओगे, दौड़े दौड़े रहे, भाई ये तो जादू हो गया रे, फंगस गायब, और आपके थ्रिप्स गायब, पत्ता चौड़ा, कैल्शियम की कमी पूर्ति, अरे बाप रे, टेस्ट चेंज हो गया फसल का, कलर ही चेंज हो गया, हरी हो गई। ये चीज़ें बताने के लिए मैं यूपी से यहाँ आया हूँ और मैं इनसे रिजल्ट ले रहा हूँ। ये कोई हवाबाजी या जादू नहीं है, ये सच बातें हैं। हम लोगों ने इन पे भरोसा करना बंद कर दिया, इस वजह से हम लोग गड़बड़ा गए। अभी समय की कमी है,
कल वापस से एक प्रोग्राम है छोटा सा, आप लोग उसमें आइएगा, बाकी की बात हम वहाँ पे करते हैं। तो थोड़ा सा क्लोज करेंगे क्योंकि मेरा भी एक प्रोग्राम वो भी उस गांव में है और अभी माने साहब को भी बहुत लंबा जाना है। तो कुल मिला के माने साहब ने मेरा चैप्टर 90% क्लोज कर दिया। मैं बहुत खुश हो रहा था, पता है क्यों? क्योंकि मेरा काम कर दिया उन्होंने जो मैं बोल रहा था। माने साहब ने कर दिया काम, और मैं उनको स्पेशली ये सुनने के लिए आया था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी मेरे को खुद पे प्राउड फील हुआ कि इतना बड़ा आदमी अगर ये बोल रहा है तो मैं कहीं ना कहीं एक सही रास्ते पे हूँ। आप लोग अपनी मिट्टी पे काम कीजिए, माइक्रोब्स पे काम कीजिए, बायोलॉजी पे काम कीजिए। बाकी वो डॉक्टर साहब भी हैं, उनको भी बोलना है, तो थोड़ा सा अभी के लिए इतना ही। किसी का कोई सवाल होगा तो मैंने पर्ची दी हुई है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।